हेलो हेलो, वेलकम बैक मेरे क्लास 12 के कॉमर्स के चीतों। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टडी, स्टाफिंग, जो हमारा थर्ड फंक्शन है। पहले हमने प्लानिंग पढ़ लिया, हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया, अब हम स्टाफिंग को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ना उसका रिलेशन विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, एस्पेक्ट्स के अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इसकी प्रोसेस कैसे निकलती है, उस सब के बारे में। इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, आप लोगों का ये पार्ट 1 है जो बुक का, उसका चैप्टर नंबर 6 है। फिर 2 चैप्टर वो रह जाएंगे, उसके बाद हमारा पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सारी की सारी वीडियोस हैं जो पूरी प्लेलिस्ट बना के हम लोगों ने चैनल के अंदर डाली हुई हैं, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग तक। सो दिस इज़ चैप्टर नंबर 6, जो 2 पार्ट्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही हम लोग आपका सारा सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं, एक रिवीजन लेक्चर्स भी मैं लेके आऊँगा, जो 1 शॉट होंगे आप लोगों के लिए, जो आपको मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे बता दूंगा। सो स्टाफिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो, देन वी विल स्टार्ट। अब स्टाफिंग है क्या? स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली होता क्या है, प्लान आपने सब कुछ कर लिया, आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना लिया, आपको पता चल गया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भैया ये काम होगा और ये जॉब पोजीशन जो है वो वेकेंट है, या इस जॉब पोजीशन के अंदर हम लोग को नया टैलेंट चाहिए। उसके लिए आप लोग स्टाफिंग प्रोसेस को अपनाते हैं। स्टाफिंग के मतलब ये है कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाना, ताकि आपको वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली सारा काम करके दे। स्टाफिंग का अंदर मतलब है कि कैपेबल, एजुकेटेड और स्किलफुल लोगों को बाहर से अट्रैक्ट करो, उनको रिक्रूट करो, उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करो, ताकि वो लोग अच्छे से काम कर पाए। क्यों? क्योंकि उन लोगों को देखो, अब सब ऑर्गेनाइजेशन में बंदा आएगा, उसको थोड़ी ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। ट्रेनिंग कैसे दोगे आप लोग कि फॉर एग्जांपल उसको आपने काम सिखाया, थोड़ा सा उसका दूसरे लोगों से फैमिलियर कराओगे, मशीन से फैमिलियर कराओगे, वो सारी चीज़ें, मतलब कि जहाँ से बंदे को आपने एक जॉब निकाली उस बंदे के लिए, जब तक उस बंदे को वहाँ पर आपने प्रॉपरली मॉनिटर नहीं किया ना, वो सारे स्टेप्स जो बीच में आएंगे वो सब स्टाफिंग के अंदर होंगे। ऑलराइट, तो स्टाफिंग के अंदर हम पढ़ेंगे कि आफ्टर डिसाइडिंग what to do, how to do, and creation of an organization structure, management is in a position to know the human resource requirements of the enterprise. Once the number of types of personnel to be selected is determined, जैसे आपको पता चले कितने लोग आपको चाहिए, कैसे स्किल वाले लोग चाहिए, कौन सी जॉब पोजीशन के लिए लोग चाहिए, हम लोग रिक्रूटिंग स्टार्ट कर देते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं लोगों को। मतलब कि जो 3 एस्पेक्ट्स है ना, वो यही है आपका रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग और ट्रेनिंग पीपल। इन सबको आप इकट्ठा कर दो ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल फुलफिल हो जाए। स्टाफिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि देखो नई जॉब्स तो क्रिएट होंगी, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, उसकी वजह से जो पुराने लोग हैं या वो बाहर जाएंगे, या कुछ लोग हमारे छोड़ देंगे, या कुछ लोग रिटायर हो जाएंगे, या कुछ लोगों को आप बाहर निकाल दोगे डेलिबरेटली, वो जो सब है, इसलिए वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। स्टाफिंग इज पुटिंग टू पीपल टू जॉब्स, कि हाँ भाई लोगों को काम पे लगाना शुरू कर देना है। जैसे हमने पहले वर्कफोर्स प्लानिंग करनी है, उसके साथ साथ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द वर्कफोर्स, सब कुछ इंक्लूडेड है भैया स्टाफिंग के अंदर ही। ऑलराइट, स्टाफिंग इज ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, कि हम लोगों के लिए भी सेटिस्फैक्ट्री वर्कफोर्स है वो, और वो खुद भी आपस में सेटिस्फाइड होने चाहिए लोग, तभी तो वो लोग मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए। ऑलराइट, कि हाँ भैया अगर मेरे को तो ऐसा स्किल वाला बंदा चाहिए था, मैं सेटिस्फाई हो गया, लेकिन अगर मैं उसको अच्छी जॉब की अच्छे उसको सैलरी नहीं दूंगा, अच्छी तरह को वर्किंग कंडीशंस नहीं दूंगा, तो वो अनसेटिस्फाइड रहेगा। तो दोनों सेटिस्फाइड होने चाहिए। Staffing is the managerial function of filling and keeping filled the positions in organization structure. This is achieved by identifying requirement of workforce, recruitment, selection, placement, promotion, appraisal and development of personnel to fill roles designed into the organization structure. कि हाँ भैया लोगों पहले अपनी जो मैन फोर्स है, आपको उसकी रिक्वायरमेंट देखनी, कितने लोग चाहिए, कैसे चाहिए, उसके बाद आपने उनको रिक्रूट करना है, सेलेक्ट करना है, ट्रेनिंग देनी है, उनको अप्रेजल करना है, उनको कंपनसेशन की बात करनी है, उनको मोटिवेट करना है, वो सब A to Z प्रोसीजर आपको सारा कुछ जो है वो स्टाफिंग में करना पड़ता है। ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस स्टाफिंग की ये है कि इट फाइंड्स द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। सबसे सही बंदे आपको जॉब के लिए चाहिए, वो सब स्टाफिंग करके देता है आपको। राइट पीपल कैन हेल्प यू
टू टेक योर बिजनेस टू द टॉप। ऑब्वियसली बात है, जो लोग अच्छे होंगे, एफिशिएंट होंगे, इफेक्टिव होंगे, हमारा बिजनेस अच्छा करके देंगे, हमारा बिजनेस टॉप नॉच बन जाएगा। लेकिन अगर रॉन्ग पीपल सेलेक्ट कर लिए तो हमारा बिजनेस डिजास्टर है, ब्रेक कर लेगा, बिजनेस खराब हो जाएगा। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। हम लोगों को ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ही चाहिए। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल अनलेस इट कैन फिल एंड कीप फिल्ड द वेरियस पोजीशन विद द राइट काइंड ऑफ पीपल। ये नहीं है कि आप नया बंदा लेके आए, ये भी है कि उसको रिटेन करके रखो भैया। ये ना कल को वो अच्छा टैलेंटेड बंदा आपके हाथ से निकल गया दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम करेगा। तो इस यही नहीं है कि नया बंदा, टैलेंटेड बंदा लाओ, उसको रिटेन करना भी ज़रूरी है, पुराने लोगों को रोकना भी ज़रूरी है। Alright, staffing function must be performed efficiently by all organizations. If right kind of employees are not available, it will lead to wastage of materials, time, effort and energy, जिसकी वजह से lower productivity रहेगी, lower profits रहेंगे, poor quality of products रहेंगे। ऑब्वियसली बात है ना, अगर आपके पास सही बंदे नहीं हैं तो वो वेस्ट करेंगे सारी रिसोर्सेज को, काम अच्छा नहीं करके देंगे, क्वालिटी अच्छी नहीं निकलेगी, प्रॉफिट अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको राइट काइंड ऑफ पीपल अवेलेबल होने चाहिए, राइट नंबर में और राइट टाइम पे, हु आर गिवन एडुकेट ट्रेनिंग सो दैट वेस्टेज इज मिनिमम। अच्छे लोग अच्छे वक्त पे अच्छे टाइम पे होने तो चाहिए, लेकिन उनको ट्रेनिंग भी देना ज़रूरी है कि भैया अगर वो आए हैं ना, तो उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि आपका ये काम है, ऐसे करना है। ऑब्वियसली बात है, कोई बंदा अगर रेस्टोरेंट में अगर शेफ़ बनने जाता है तो रेस्टोरेंट वाले सीधे उसको सीधे थोड़ी बोल देते कि जाकर रोटी बना। पहले उसको बोलते हैं भैया पहले अपने स्किल्स दिखाओ, आप लोग दिखाओ, चॉपिंग कैसे करो, ये कैसे करो, आपको इस जगह काम करना, आपका ये रहेगा, ये स्टेशन पर आप ऐसे काम करोगे, अगर आपको ये ऑर्डर देगा फिर पूरी ट्रेनिंग देते हैं उसको। ये थोड़ी है कि हाँ भैया चलो जो करना कर लो, वैसे नहीं होता। सो इसका क्या क्या काम है? डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स, पहले चीज ये करता है ये। हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। तीसरा, कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। देखो ना, स्टाफिंग क्या क्या करके दे रहा है आपको। सबसे पहले कंपिटेंट पर्सनल ला के दे रहा है, कंपिटेंट लोग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो ला के दे रहा है। दूसरा, अच्छी परफॉर्मेंस कर हो रही है ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि सही बंदे सही जगह पे है। तीसरा, कंटिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ हो रहा है आपका बिजनेस का, ये भी हो सकता है। उसके बाद इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि आप लोग ज़्यादा ओवर स्टाफिंग तो नहीं कर पा रहे हो, अंडर स्टाफिंग तो नहीं हो रही है, ये भी चीज़ हो रही है। उसके साथ जॉब सेटिस्फैक्शन और मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ भी इंप्रूव हो रहा है। देखो, स्टाफिंग के अंदर जो जो फ़ायदे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा हो रहा है? अच्छे लोग मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, एफिशिएंट वर्क हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदे हो रहे हैं? उनका मोरल अच्छा है, उनको मोटिवेशन मिल रही है, उन लोगों की सैलरी अच्छी चल रही है, ठीक है, बिजनेस को वो कंटिन्यूस अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं गोल्स को। तो स्टाफिंग के बेनिफिट्स ये नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स ये लिमिटेड नहीं है, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, इसके 10 पॉइंट बना सकते हो। कोई आपको ये नहीं 5 पॉइंटों पे ही रहना है, अपने होराइजन को खोलो। आप ये सोचो एज अ बिजनेसमैन, अगर आप नया बंदा कोई ऑर्गेनाइजेशन में लाते हो, वो आपको क्या मदद करेगा और उस बंदे की कैसे आपस में मदद हो सकती है। आप ये चीज़ सोच के खुद देखा करो, इमेजिन योरसेल्फ एट दैट पोजीशन, तो आपको ईजी रहेगा समझना। ऑलराइट, सो स्टाफिंग की प्रोसेस क्या? वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सावधान इंडिया, इंपॉर्टेंस मार्क कर लो, एग्जाम में ये पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट। स्टाफिंग, जो भी प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग आ गया, आगे डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग पढ़ेंगे, सबकी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इन 5 चैप्टर में जो प्रोसेस लिखे हैं उनमें से आप देखना 2 प्रोसेसेस पूछी जाएंगी, मोस्ट प्रोबेबली इसकी तो पूछी जाएगी। ऑलराइट, 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपको एक्सपेक्ट होना चाहिए एग्जाम में कि स्टाफिंग की प्रोसेस क्या है। इसके अंदर सबसे पहले, अगर आपने स्टाफ करना है, सबसे पहले आप एक्विजिशन करोगे, रिटेंशन करोगे, डेवलपमेंट करोगे, परफॉर्मेंस करोगे, अप्रेजल देखोगे, प्रमोशन करोगे, कंपनसेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ये सब कुछ आप देखोगे, सारे स्टेप है। सबसे पहले आप देखते हो मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को। अब देखो, मैं आपको एक ना छोटा सा आइडिया देता हूँ कैसे बिजनेस सबसे पहले क्या देखता है। अगर उसको नए लोग चाहिए ना, सबसे पहले वो देखते हैं कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए, और अपने लोगों को देखता है कि यार मेरे पास क्या इस काम करने के लिए लायक लोग हैं। देखो, बिजनेस ने बोला है कि 5 लाख सेल्स बढ़ानी है। ऑलराइट, 5 लाख सेल्स बढ़ाने के लिए बिजनेस देखता है क्या उसके पास इनफ मैन पावर है, इनफ लोग हैं जो काम कर सके। ठीक है, मार्केटिंग वाले लोग अच्छे हैं, नहीं है, सेल एग्जीक्यूटिव अच्छे हैं, नहीं है। तो अगर उसको दिखता है कि हमारे पास इतने लोग हैं, हमको इतनी और रिक्वायरमेंट है, इतने पर्सनल चाहिए, उनको ये सेल्स होने चाहिए, उस हिसाब से मैं मैन पावर रिक्वायरमेंट देख लूँगा कि मेरे पास ओवर स्टाफिंग भी ना हो और अंडर स्टाफिंग भी ना हो,
ओवर स्टाफिंग का मतलब है ज़्यादा लोग भी ना आ जाएं, अंडर स्टाफिंग का मतलब है मेरे पास कम लोग भी ना हो जाए, मेरे पास मिनिमम स्टाफ मतलब नॉर्मल एक स्टाफ होना चाहिए जो मेरा काम सारा करके दे दे। जब वो हो जाएगा मेरे दिमाग में डिसाइड, उसके बाद मैं करूंगा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, मैं लोगों को बोलूंगा मेरे पास अप्लाई करो, मैं अपनी जॉब्स को बाहर निकालूंगा कि भैया मैं अपना पर्चियाँ लगाऊंगा, चाहे मैं गेट पे लगाऊं, चाहे मैं लिंक्डइन पे, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे चलता सब कुछ। जॉब प्रोफाइल्स के लिए मेरे पास पुराने फ़ोन किसी ने किए उनको, किसी ने रेफ़र किया एम्प्लॉय उसको, ठीक है ना, ये सब के लिए मैं रिक्रूटमेंट कर लूँगा। जब मैं रिक्रूटमेंट करना शुरू करूँ, उसके बाद मैं जो रिक्रूटमेंट की वजह से मुझे एप्लीकेशन आएंगी 1000-500 बंदे जितने भी अप्लाई किए, उसमें से मैं सेलेक्ट करूँगा जो मोस्ट पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ है। सिलेक्शन किस बेस पे करूँगा, बेस पे टेस्ट लूँगा, उनके इंटरव्यूज़ लूँगा, उनके एक प्रोसीजर होता है वो भी हम देखेंगे कैसे। जब मैंने एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं उसको करूँगा प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब होता है उसको उस जगह प्लेस कर दो जिस जॉब के लिए उसको लेके आए हो, प्लेसमेंट कर दी। फिर उसके बाद उसकी ओरिएंटेशन करूँगा कि उसको ना सबसे मिलाऊंगा जो आसपास के लोग हैं, क्या उसके दोस्त को, मतलब कि उसके एम्प्लॉयज़ कलीग्स, उसके साथ जो मशीनरी उसने यूज़ करनी है उसके साथ में उसकी ओरिएंटेशन करा दूंगा, फ्रेंडली बिहेवियर बना दूंगा। ऑल राइट, फिर मैं उसकी ट्रेनिंग करूँगा शुरू कि भैया आपने ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। अब ट्रेनिंग भी डिपेंड करता है, ऑन द जॉब होगी, ऑफ द जॉब होगी। ऑन द जॉब का मतलब है काम करते करते ट्रेनिंग उसको दे रहे हो कि हाँ भाई वो खाना बना रहा है, उसको आप बता रहे हो कि ऐसे बना, कि ऐसे बना, ये कर वो कर। या ऑफ द जॉब दे रहे हो मतलब कि दूसरी जगह पे आप उसको लेके गए हो जहाँ पर वो काम कर रहा है, ठीक है, वहाँ उसको सिखा रहे हो। जैसे एक शेफ़ को आप लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि हाँ भाई एक दूसरी जगह पे ले जाते हैं, रेस्टोरेंट के सिवाय बाहर की जगह पे, वहाँ पर वो रोटी बनाना सीख रहा है, मशीन चलाना सीख रहा है, वो भी आप कर सकते हो। ऑल राइट, फिर उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हो। प्रॉफिट अप्रेजल का मतलब ये है उसकी, मतलब उसको बताते हो कि आपसे ये उम्मीदें थी, ये स्टैंडर्ड सेट किया गया था, ऐसे आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, इसके बेस पे आके आप कहाँ आपका पीछे रह रहे हो, कहाँ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कहाँ बुरी है, उसको बता दिया। जब ये सब बताने के बाद आप उसको प्रमोशन और करियर प्लानिंग की बात करते हो कि कल को उसकी करियर प्लानिंग भी तो ज़रूरी है, प्रमोट करना भी तो ज़रूरी है कि मैंने, वो भी तो एम्प्लॉय भी चाहता है कि यार मैं भी अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ करूँ, मेरी भी तो चाहिए, मेरे को भी तो नॉलेज चाहिए ज़्यादा कि मैं और ऊपर जाऊँ, मेरा स्टेटस बढ़े, पे बढ़े, सैलरी बढ़े, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिले, अच्छा मेरे को फैसिलिटीज़ मिले, वो सब भी तो मैं चाहता हूँ। और लास्टली मैं उसकी वेज की बात करूँगा, सैलरी, यहाँ पे उसको इंसेंटिव कैसा देना है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, सैलरी वेज कंपनसेशन वगैरह तो मैं दूंगा, लेकिन नॉन फाइनेंशियल मतलब क्या, कि मैं उसको स्टेटस और बढ़ा देता हूँ, उसको मैं पेड लीव दे देता हूँ कि हाँ भाई जा, ठीक है, मैं उसको हॉलीडे देता हूँ कि ये ले भाई 3 नाइट्स 4 डेज़ के लिए तू यहाँ घूम के आ जा, ऑफिस की तरफ से तेरे को है, तेरी मेहनत के लिए है। ये सब के ऊपर बात करेंगे। ऑल राइट, सो मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है, पहला स्टेप क्या, एस्टिमेटेड मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि जब हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर लिया है, वेरियस जॉब पोजीशंस को क्रिएट किया हम लोगों ने, परफॉर्मेंस ऑफ ईच जॉब जो हमको चाहिए उसके ऊपर हमने बात कर ली है, अपॉइंटमेंट के ऊपर देखा कि कैसे लोग हमको चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, क्या हमको एक्सपीरियंस चाहिए, सब कुछ हमने नोटिस कर लिया, ठीक है। उसके बेस पे हम लोगों ने वर्कलोड एनालिसिस किया और वर्कफोर्स एनालिसिस किया। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब यह है कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस, कितने लोग हमको चाहिए जो ये गोल आपको अचीव करके देंगे, वो है वर्कलोड एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब है कितने लोग हमारे पास हैं, कि हम लोग, हमारे पास इनफ स्टाफ है, अंडर स्टाफ तो नहीं, ओवर स्टाफ तो नहीं है। अगर हम लोग ओवर स्टाफ हैं तो हम लोग रिमूवल करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे लोगों को कि भाई तुम निकलो, या उनको दूसरी जगह भेजेंगे। अगर हमारे पास अंडर स्टाफिंग है तो हम लोग रिक्रूटमेंट पे पहुंचेंगे, अंडर स्टाफिंग के टाइम पे हम लोग रिक्रूटमेंट करेंगे, रिक्रूटमेंट के टाइम हम लोग उनको बुलाएंगे। रिक्रूटमेंट उस बेस पे होगी जो हमने पूरा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लोगों का हमने सब कुछ देख लिया, जॉब पोजीशन की। फॉर एग्जांपल मेरी ऑर्गेनाइजेशन को एडिटर चाहिए, तो मैं एडिटर के लिए एक्सपीरियंस देखता हूँ कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस एडिटर को ये सब आना चाहिए, मैं ये आपका टाइमिंग होगा, ये सब मैं उसको बताता हूँ, ये लिख के दे देता हूँ मैं। ये मैंने वर्कफोर्स एनालिसिस कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं गया रिक्रूटमेंट में। अब मैंने वो जो चीज़ें लिखी थी ना, अब मैंने सर्च करना है कौन से लोग, मतलब कि मैंने एडिटर की जॉब लिखी। अब मैं डिपेंड करता है, मैं इंटरनल भी कर सकता हूँ, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी कर सकता हूँ। इंटरनल मतलब कि जैसे मैं प्रमोशन कर लूँ या ट्रांसफ़र कर लूँ, या मैं एक्सटर्नल मतलब कि बाहर से कोई बंदा नया टैलेंट लेके आ जाऊँ, वो मेरे पे है। मैं जॉब्स अपनी निकालता हूँ बाहर कि आप लोग भाई हमको एडिटर चाहिए, ठीक है। मैं गेट पे, लिंक्डइन पे, इंटरनेट पे, लाइब्रेरीज, पुरानी जगहों पे फ़ोन करता हूँ, या मेरे को पुराने लोगों ने अप्लाई किया तो उनको रेफरल देते हैं लोग, उन सबसे मैं रिक्रूटमेंट करना शुरू करता हूँ कि पोटेंशियल लोगों को मैं बोलता हूँ कि मैंने आपको एडवर्टाइज़ किया अपनी पोजीशन को, तुम अप्लाई करो मेरे पास आके।
ऑल राइट कि हाँ भैया, इन्फॉर्मेशन इज जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द कैंडिडेट प्रोफाइल में बी यूज फॉर डेवलपिंग सोशल सिचुएशंस वेकेंट, कि हाँ भाई कौन सी जगह वेकेंट है, एडवर्टाइज किया उसको, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिखाया, फैक्ट्री गेट पे चिपका दिया कि पोटेंशियल कैंडिडेट को हम लोकेट कर पाए, सोर्सेज उनकी डिटरमाइन कर पाए, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में भी एक्सप्लोर्ड। जब हमको रिक्रूटमेंट के कितने लोग हमें पता चले, फिर हम सिलेक्शन पे आते हैं कि हाँ भाई अब इतने लोग हमारे पास, इतने लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से पूल में से हम लोग एक सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सा बंदा हमारे लिए काबिल है। सिलेक्शन की हमने उनको। अब सिलेक्शन जो हमारी है उसके अंदर हम देखते हैं दो चीज़ें। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट मिले, जो अवेलेबल इतना 500 लोगों ने अप्लाई किया ना, उसमें से हमको बेस्ट मिले कि कौन सा हमको चाहिए। और दूसरी चीज़, सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज ऑफ सिलेक्टेड को भी बढ़ाए हम लोग, उनको समझाएं कि यहाँ पर काम कैसे किया जाता है। ऑल राइट, इसके लिए टेस्ट और इंटरव्यूज़ होते हैं काफ़ी, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसको कर लेते हैं पास, टेस्ट और इंटरव्यू को हम लोग पास कर लेते हैं, उन लोगों को हम लोग देते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज़ सब कुछ लिखा गया होता है। ऑल राइट, ऑफर लेटर टाइप ऑफ वो उनको दे देते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है उसको इंट्रोड्यूस करना सिलेक्टेड एम्प्लॉयज से टू अदर एम्प्लॉयज एंड फैमिलाइजिंग हिम विद द रूल्स एंड पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हाँ भैया तुम सारा घुल मिल जाओ, तुम्हें पता चल जाए क्या क्या। फिर उसको प्लेस किया कि ये तेरी जॉब है, यहाँ तेरे को इसके लिए अप्लाई है, तेरे को ये काम करना है, एडिटिंग, उसको उसका पीसी दिखा दिया कि तुम्हें ये काम करना है। ऑलराइट, फिर राइट उसकी ट्रेनिंग, क्योंकि अब ट्रेनिंग का मतलब हर एम्प्लॉय तो चाहता है उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़े, वो तो चाहता है अपना करियर में ग्रोथ हो, तो उसको और ट्रेनिंग देते हैं हम लोग ताकि उसको सीखे वो काम, वेस्टेज ना हो। अब देखो उसको ट्रेनिंग देंगे, उसका करियर एडवांस होगा, उसको और चीज़ें बेटर वे में करने मिलेगी। ट्रेनिंग का फ़ायदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी होगा। ऑर्गेनाइजेशन को कैसे होगा? ऑर्गेनाइजेशन को भी चीज़ें बेटर मिलेंगी। कैसे बेटर मिलेंगी? उनको मोटिवेटेड, कैपेबल, लेस वेस्टेज वाले एम्प्लॉयज़ मिलेंगे जो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करेंगे ताकि उनके गोल्स अच्छे से अचीव हों। यही लिखा गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो बेनिफिट्स बाय गेटिंग मोटिवेटेड एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज हु परफॉर्म बेटर एंड कंट्रीब्यूट मोर टू द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अगर आप उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देते हो, इसका मतलब उनकी करियर एडवांसमेंट आप हेल्प कर रहे हो ना, तो पुराने एम्प्लॉयज़ तो रिटेन रहेंगे, नए एम्प्लॉयज़ भी और अच्छे से अट्रैक्ट होंगे। ये चीज़ भी ध्यान रखना। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करेंगे कि परफॉर्मेंस, जॉब पे उसको प्लेस तो कर दिया, 1 महीने से वो काम कर रहा है, अब उसको हमने बुलाया, भाई आपके हमने जॉब देखी है, आपने ये ऐसे ऐसे काम किया है, आप लोग और बेटर कर सकते हो, आप वेस्टेज एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। उसका मतलब उसको तारीफ़ करनी है, उसको बताना है, उसको फीडबैक देना है, क्या आपसे स्टैंडर्ड हमने सोचा था आप ये स्टैंडर्ड करोगे, आपने इससे बेटर किया है या आपने इससे अच्छा नहीं किया है, उसको बताना, फीडबैक देना। एम्प्लॉयज़ के ऊपर ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आप उसको फीडबैक नहीं दे सकते ना तो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव ही क्यों करेगा वो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग के अंदर। अप्रेजल करना इस एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से, डिफाइनिंग द जॉब, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू नो व्हाट द स्टैंडर्ड्स आर एंड सुपीरियर इज टू प्रोवाइड द फीडबैक टू द एम्प्लॉय। ऑलराइट, फिर प्रमोशन और करियर प्लानिंग पे बात करेंगे कि हाँ भाई हर ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए कि एक एम्प्लॉय के करियर एडवांसमेंट भी हो, उसकी प्रमोशन के लिए बात की जाए। उसके लिए जो मैनेजर्स हैं ना, वो एक्टिविटी डिज़ाइन करते हैं जो एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करते हैं कि हाँ भाई वो ग्रो करें और रियलाइज़ करें अपना फुल पोटेंशियल को। प्रमोशन का मतलब क्या होगा? एक बेटर, मतलब एक ही जॉब में उसको ऊपर बेटर पोजीशन में जाना, जहाँ पर उसको अच्छी वेज मिले, अच्छी सैलरी हो, अच्छी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, वो सब हो जाए। ऑलराइट, और उसके बाद कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब है जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको पैसे भी तो देने हैं कि हाँ भाई वेज और सैलरी प्लान्स। अब कंपनसेशन का मतलब क्या? टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवॉर्ड्स गोइंग टू द एम्प्लॉयज। इट कैन बी डायरेक्ट फाइनेंशियल हो सकते हैं या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल हो सकते हैं। डायरेक्ट फाइनेंशियल मतलब कि सैलरी, इंसेंटिव, कमीशन, बोनस, कुछ भी जो पैसे दिखते हैं हाथ में वो। और इनडायरेक्ट मतलब जैसे कि पेड हॉलीडे, छुट्टियां दे दी उसको टिकटें दे दी, उसके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, ये सब इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस एंड वेकेशन, ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, अब जो डायरेक्ट फाइनेंशियल है वो 2 किस्म की हो सकती है, आपकी टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। इसको कैसे डिवाइड करना देखो, जस्ट अ सेकेंड। ऐसे लिखोगे इसको आप, देखो ये आ गया कंपनसेशन, एक आ गई आपकी डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव, एक आ गया आपके नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, डायरेक्ट फाइनेंशियल में 2 किस्म के आते हैं आपके, एक आता है आपका टाइम बेस्ड, एक आता है परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड मतलब कि जैसे कि मंथली हम लोग सैलरी देते हैं ना, कभी किसी को दिन की दिहाड़ी देते हैं, लेबर वाले को वेजेस, किसी को मंथली देते हैं, किसी को वीकली देते हैं, किसी को हाफ ईयरली देते हैं, उस हिसाब से टाइमली
ठीक है। परफॉर्मेंस बेस का मतलब कि कितना उसने काम किया उसके बेस पे। 4 घंटे वाले को क्या सैलरी दे रहे हो, पर आवर कितनी सैलरी दे रहे हो आप, पर आवर कितना यूनिट वो बना रहा है उसके हिसाब से, मतलब एक बॉक्स बनाने पे तेरे को 10 रुपये देंगे, तो दिन में 100 बॉक्स बनाएगा तो तेरे को कितने 1000 रुपये मिलेंगे। उस हिसाब से परफॉर्मेंस के हिसाब से भी दे सकते हो कंपनसेशन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पीस वर्क लाइक वर्कर में भी पेड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बाई। ऑलराइट। अब ये सर स्टाफिंग का एवोल्यूशन कैसे हुआ, देखो स्टाफिंग का एवोल्यूशन जो हुआ मेनली एचआरएम से हुआ। एचआरएम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम का मतलब होता है ह्यूमन, जब आप एमबीए करोगे ना उसमें एक पोजीशन आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, ठीक है ना। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, देखो हुआ क्या था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट आते हैं जो स्टाफिंग से काफ़ी रिलेटेड होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स की जो काफ़ी एक्टिविटीज़ है वो स्टाफिंग से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। इसकी हिस्ट्री पहले हम एवोल्यूशन जानते हैं। देखो एचआरएम जो है ना वो काफ़ी ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, लेकिन उसका जो नाम है एचआरएम वो अब जाके मतलब कि रिसेंटली 1990s के अंदर उसको हम प्रॉपरली एचआरएम बोलना शुरू हुए। उससे पहले इसके नाम अलग अलग थे, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस देखी गई कब, जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हुई थी, कि आपको याद होगा जब हमने बात की थी एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स की, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स की, ये सब हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे चल रहे थे। उस समय बात क्या हुई, देखो डिस्प्यूट्स होने शुरू हो गए कि वर्कर और मालिक ओनर के बीच में। तो उन्होंने एक सोचा कि यार हमको एक ऐसा बंदा चाहिए, एक ऐसा लिंक होना चाहिए जो ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर पाए, ठीक है। ये जो दिक्कत है ये सॉल्व हो पाए, उसके लिए उन्होंने एक बंदा लाना शुरू किया। उसको उन्होंने बोला लेबर वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। लेकिन उसका रोल पता लिमिटेड ये था कि वो सिर्फ डिस्प्यूट सॉल्व करता था, कि वेजेस के ऊपर बात करता था कि यार तुम लोग काम करो, ओनर्स को बोलता तुम वेज बढ़ा दो बस, और कोई काम नहीं था उसका। ऑलराइट। वो जब आ गया उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी और इंपॉर्टेंस शुरू हुई एम्प्लॉयज़ की, कि हाँ भाई उस पर लोगों ने सोचा कि देखो ना उसका क्या हुआ, एक एक इतनी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर कितने लोग काम करना शुरू हो गए। अब एक एक फैक्ट्री के अंदर हजार लोग काम करना शुरू हो गए, तो उनकी वेजेस सैलरी की बातें करना कि यार इनको कैसी वर्किंग कंडीशंस देनी है, थोड़ा बहुत उसके बारे में बातें करना शुरू हुई। तो उधर से इजाद हुआ हमारा पर्सोनल ऑफिसर का, जो हमारे जिसका रोल भी थोड़ा सा भी लिमिट था, एक बंदे को बोल दिया कि हाँ भैया तू कर ले। लेकिन बाद में ये पर्सोनल ऑफिसर पर्सोनल मैनेजर कब बना, जब इसको बोला गया कि तू एक लोता रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपनसेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सब पे फोकस करेगा। डेफिनेशन का स्कोप थोड़ा वाइड हुआ, बंदा ऑफिसर से मैनेजर बन गया। ऑलराइट। पर्सोनल ऑफिसर से बंदा पर्सोनल मैनेजर बन गया। ऑलराइट। अब पर्सोनल मैनेजर के बाद एचआरएम का स्कोप और बढ़ गया। उसके बाद ह्यूमन रिलेशंस को, ह्यूमन फैक्टर को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। आजकल तो ये माना जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सारे अचीवमेंट ऑफ गोल्स में उनका ही काम। एज ए टॉप मैनेजमेंट हम तो गोल्स बना देंगे, अचीव वो करके देते हैं हमको। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का जैसे बात है, जैसे चेंजिंग एनवायरनमेंट हुआ, चेंजिंग टेक्नोलॉजी आ गई, नए स्किल चाहिए, तो उनकी ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन सबके ऊपर बात होना शुरू हो गई। तो ये पर्सोनल मैनेजर का कंसेप्ट चेंज हुआ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के ऊपर। फिर जो पीपल है उनको वैल्यूएबल सोर्स माना गया, रिसोर्स माना गया, ताकि वो लोग काम कर पाए। ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर कंसर्न विद ह्यूमन एलिमेंट इन द इंडस्ट्री, इसलिए स्टाफिंग को बोला जाता है इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एज इट इज द प्रैक्टिस ऑफ फाइंडिंग, इवेल्युएटिंग एंड एस्टैब्लिशिंग अ वर्किंग रिलेशनशिप विद पीपल फॉर अ पर्पस। पर्पस क्या, अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ऑलराइट। स्टाफिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज डिस्टिंक्ट फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। देखो स्टाफिंग फंक्शन तो है, थर्ड फंक्शन है, एक मिनट, बेशक थर्ड फंक्शन है ये, ठीक है, मैनेजमेंट का, लेकिन इसको अलग से भी स्टाफिंग फंक्शन माना जाता है। इसको भी ध्यान में रखना आप लोग कि हाँ भैया इसके लिए हम लोग देखो थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन एडवाइजरी रोल भी है। ह्यूमन, आजकल ह्यूमन रिसोर्स का अपना एक डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट उसके अंदर रिक्रूटिंग के लिए बंदे अलग होते हैं, स्टाफ सिलेक्टिंग के लिए अलग होते हैं, ट्रेनिंग के लिए अलग होते हैं, कंपनसेशन डिसाइड करने के लिए अलग होते हैं, इंटरव्यू पैनल अलग होता है, टेस्ट लेने वाले पैनल अलग होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कितना वाइड और जिसके अंदर कितने फीचर्स हैं वो चीज़ की और बात करते हैं। ऑलराइट। सो स्टाफिंग कैसे इसका पार्ट है, देखो it is the job of managers to fill positions in the organization and make sure that they remain occupied with the qualified people. Staffing is closely linked to organizing, since after the structure and positions have been decided, people are required to work in these positions. They need to be trained, motivated to work in harmony. ये तो सब नॉर्मल सी चीज़ लिखी है और कुछ नहीं है। Managing the HR of an organization is the most important task, because performance and success of the organization depends upon competence, परफॉर्मेंस, मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ जितने अच्छे होंगे, इतने मोटिवेटेड होंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा।
When the manager performs the staffing function, his role is limited, like placing the right person on the right job. देखो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक छोटा मैनेजर होता है, सब कुछ वही कर लेता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर 3-4 लोग हैं, रिक्रूटमेंट भी वो कर रहा है, सिलेक्शन भी वो कर रहा है, पे की बातें भी वो कर रहा है, सारी बातें वो कर रहा है। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट खोला जाता है, जिनके पास अलग अलग रोल के लिए अलग अलग लोग होते हैं। ऑलराइट, तो जहाँ पर टेस्ट अलग लेगा, इंटरव्यू बंदा अलग लेगा, ठीक है ना, उसके लिए बात अलग करेगा, सिलेक्शन अलग करेगा कोई बंदा, रिक्रूटमेंट अलग बंदे कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसे अप्लाई करना वो अलग बता रहे हैं, वो सब कुछ वहाँ होता है। ट्रेनिंग अलग लोग करा रहे हैं, वो सारी बात वहाँ होती है। ठीक है, HRM के अंदर कोई एक्टिविटीज़ हैं जो HR पर्सोनल को परफॉर्म करनी पड़ती है। सबसे पहला रिक्रूटमेंट, सर्च ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। दूसरा एनालाइजिंग जॉब एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ जॉब्स टू प्रिपेयर डिस्क्रिप्शन, कैसे लोग चाहिए आपको, कैसे उनको आप लेके आओगे, कैसे आपको जॉब्स, कैसी जॉब आपके पास है उसके लिए बात करेगा। कंपनसेशन क्या है, इंसेंटिव क्या दोगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या करोगे, उनके करियर एडवांसमेंट के लिए क्या करोगे, करियर ग्रोथ के लिए क्या करोगे, लेबर और यूनियन रिलेशन कैसे मेंटेन रखोगे। यूनियन रिलेशन भी बनाने पड़ते हैं ना कि हाँ भाई एक लेबर यूनियन भी होती है। काफ़ी फिल्में हैं जिसके लेबर यूनियन वाले बात करते हैं कि हाँ भैया एज एम्प्लॉय, जैसे लेबर के लिए ना लेबर यूनियन होती है, वो लोग बात करते हैं आगे लोगों के साथ, ओनर्स के साथ कि हाँ भैया वो डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। उसके बाद ग्रीवियंस कैसे हैंडल होंगे, सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर के लिए आप क्या कर रहे हो, कंपनी को कैसे लॉ सूट्स में आप डिफेंड करोगे, लीगल कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचाओगे, वो सब ह्यूमन रिसोर्स के एक HR पर्सन को करना पड़ता है। ये सब स्टाफिंग में भी होता है। ऑलराइट, एस्पेक्ट्स क्या है सर, व्हाट आर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग, उसके बारे में बात करेंगे। आज हम सिर्फ एक एस्पेक्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर हम लोग मेन फोकस करेंगे रिक्रूटमेंट के ऊपर। 3 एस्पेक्ट है हमारे, एक होता है रिक्रूटमेंट, एक होता है सिलेक्शन, एक होता है ट्रेनिंग। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हो तो देख लो। ठीक है, रिक्रूटमेंट 4 मोस्ट स्टेप होता है। देखो अगर आप स्टेप पे बात करो, सबसे पहले आप रिक्रूटमेंट ही करते हो, फिर सिलेक्शन, फिर ट्रेनिंग करते हो। रिक्रूटमेंट के अंदर बात की जाती है ना, हम लोग पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को दिखाते हैं भैया, उनको जॉब्स के लिए उनको बोलते हैं कि भैया ये हमारे पास जॉबें निकले, तुम इधर अप्लाई करो। काफ़ी ज़्यादा लोग आजकल हम देखते हैं रिक्रूटमेंट इंटरनल एक्सटर्नली दोनों हो सकते हैं। इंटरनली मतलब कि जैसे कि आप लोग अगर प्रमोशन करते हो, देखो प्रमोशन होगी तो ए बंदा, ए वाला जो नीचे बंदा होगा ऊपर आएगा, उसके नीचे वाला और ऊपर आएगा, ऐसे प्रमोशन हो सकती है। या आप ट्रांसफ़र कर दो एक जगह से दूसरी जगह बंदे को ले, ये भी हो सकता है। या फिर आप एक्सटर्नली रिक्रूटमेंट कर सकते हो कि हाँ भाई आपने टीवी पे ऐड दे दी, आपने प्लेसमेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को बोल दिया, आप लोगों ने एग्जांपल न्यूज़पेपर में दे दिया, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी गेट पे लगा दिया कि हमको ऑर्गेनाइजेशन बंदे चाहिए काम करने के लिए, तो ऐसे भी हो सकता है। आप लोगों को सब कुछ ध्यान रखना है 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर। पहला एस्पेक्ट बोलता है रिक्रूटमेंट, मतलब कि फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब, कि उनको सर्च करना कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को कि हाँ भाई वो अप्लाई करे हमारे पास। अब देखो ना, मैंने एडिटर की जॉब निकाली, मुझे 2 एडिटर चाहिए, मैंने उसको कहाँ करूँगा। अब वो 2 एडिटर के लिए मेरे पास कम से कम 100 बंदा तो अप्लाई करेगा, 100 पीपल तो अप्लाई करेंगे एडिटिंग के लिए कि हाँ भैया हमारे पास ये स्किल्स है, हम कर सकते हैं। तो वो सबने अप्लाई करना है यहाँ पर। अगर थ्रू एडवर्टीजमेंट, जैसे न्यूज़पेपर पे ऐड दे दी, पब्लिकेशन में बता दिया, जॉब सेंटर, कैंपस इंटरव्यू, ये सब कुछ होता है। ये सब बताऊंगा मैं कैसे। ये लोकेट करता है अवेलेबल पीपल फॉर द जॉब एंड इनवाइट्स देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अट्रैक्ट करना सूटेबल एप्लीकेंट्स को, अप्लाई करो जॉब के लिए भैया, ये मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन लिंक्डइन पे डाल दिया, जॉब है, अलग अलग जैसे जगहों पर डाल दिया, टीवी पे डाल दिया, हर जगह लगा हुआ है। कितने लोग अप्लाई करेंगे, कितने लोग मेरे पास अप्लाई करें, CV डालेंगे कि मेरे पास अप्लाई करो। ठीक है, वो चीज़ हो गई कि हाँ भैया प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई, असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी कि वो वैलिड लोग हैं नहीं हैं, मोस्ट सूटेबल सोर्सेज कि हाँ भाई एक्सटर्नली करें या इंटरनली करें, और लास्टली इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंसीज। सबसे पहले डिफरेंट सोर्सेज देखने हैं, सोर्सेज की वैलिडिटी देखनी है, उसके बाद चूज करना है मोस्ट सूटेबल सोर्स को कि इंटरनली या एक्सटर्नली हो सकता है, और लास्टली हम लोगों ने उनको अप्लाई करवाने में हेल्प करानी है। ठीक है, सोर्सेज क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल, इसको हम पढ़ेंगे। अब इंटरनल सोर्सेज क्या है हमारी, जैसे कि सबसे बड़ा नाम है ट्रांसफ़र का। ट्रांसफ़र क्या होता है, आपने कभी वर्ड तो सुना होगा ना, ट्रांसफ़र। क्या करते हैं हम लोग एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि मैं बोलूँगा ना, अगर आप अभी समझ लो आपकी कॉमर्स की 2 सेक्शन है, एक है आपकी AB, एक है D, एक है E। डी से बच्चा ई में जाए, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाए, ई से बंदा डी में आए, या भैया या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चल जाए, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, तो वैसे इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, जिसके अंदर आपकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आपकी चेंज नहीं होगी, आपकी सैलरी, आपकी वेज चेंज नहीं होगी, बस आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा, आप एक जगह से दूसरी जगह काम। जैसे बैंक के एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफ़र होती है ना,
3 साल समझ लो किसी एक ब्रांच में है, फिर दूसरी ब्रांच में चल जाते हैं, फिर एक और ब्रांच में चल जाते हैं, वैसे। और वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर एक जगह पे शॉर्टेज है ना, आप उसको अंडर स्टाफ वाली जगह पे आप उधर से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो एम्प्लॉय, ताकि वहाँ पर काम अच्छे से हो जाए। ये कर सकते हो, टर्मिनेशन अवॉइड कर सकते हो, या फिर प्रॉब्लम और ग्रीवेंस, किसी को समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ से उसको ठीक कर सकते हो, वो भी ग्रीवेंस ठीक हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर इट शुड बी एंश्योर्ड दैट द एम्प्लॉय टू बी ट्रांसफर्ड टू अनदर जॉब इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इट, कि अगर बंदे को ट्रांसफर किया ना उस जगह उसको वो काम भी आना चाहिए, अगर उसको काम ही नहीं आता तो वो करेगा क्या, ये भी बात आ गई। दूसरी आगे बात प्रमोशन की, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल। प्रमोशन का मतलब होता है ऊपर जाना, मतलब वर्टिकल मूवमेंट, कि 11 से बच्चा 12th में आया तो वो प्रमोशन होती है क्लास की, वैसे ही प्रमोशन एम्प्लॉय की भी होती है, वैसे एम्प्लॉय भी प्रमोट होता है। उस जगह पे क्या होता है, उसकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी, वेज सब कुछ इंक्रीज करता है, उसकी फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होती है, लॉयल्टी, सेटिस्फैक्शन बताता है एम्प्लॉयज़ की। ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है। अगर बंदा बोलता है ना यार देखो 11 से बच्चा 12th में आएगा, 10th वाला बोलेगा मैं 11th में आऊँगा, 9th वाला बोलेगा मैं 10th में आऊँगा, ये लोगों को इम्पैक्ट करता है कि हाँ उसकी प्रमोशन हुई तो मेरी भी हो जाएगी, ये चीज़ भी होती है। ऑलराइट, तो इसके फ़ायदे क्या, इंटरनल सोर्सेज के प्रमोशन और ट्रांसफ़र के फ़ायदा क्या। सबसे पहला फ़ायदा, एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है कि हाँ यार अगर इसकी ट्रांसफ़र हो गई है या इसकी प्रमोशन हुई है तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी, मैं लर्निंग की, इसने ये काम किया मैं भी ये करता हूँ, लर्निंग की वजह से मेरी भी हो जाएगी। दूसरा, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन सिंप्लीफाई होगा, कि मैं अपने लोगों को अंदर से थोड़ा और फ़ायदा करा रहा हूँ, उनको अच्छे से स्टडी कर पा रहा हूँ, वहाँ से मुझे फ़ायदा हो जाएगा कि हाँ भैया उनके रिजल्ट अच्छे से मैं और एक्यूरेटली अच्छे से काम कर पा रहा हूँ। रिलायबल वे ऑफ रिक्रूटमेंट है, सिंस द कैंडिडेट्स आर ऑलरेडी नोन टू द फर्म, कॉस्टली भी ज़्यादा कम है, चीपर पड़ता है। दूसरा, शिफ्ट कर देता है वर्कफोर्स को सरप्लस जगह से दूसरे जहाँ पर अंडर स्टाफ है वहाँ पर सरप्लस जगह पे ट्रांसफ़र कर देगा कि हाँ भैया चलो थोड़ा काम अच्छा हो जाए। और लास्टली, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनको पहले से हम ट्रेनिंग दे चुके हैं हायर जॉब्स के लिए, तो वहाँ पर भी पैसे बच जाते हैं थोड़े से। लेकिन नुकसान क्या है, सबसे बड़ा नुकसान है प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है बार बार आप बंदे को ट्रांसफ़र करते रहोगे ना तो वो बंदा काम करना छोड़ देगा। दूसरा ये है कि आप ना इन ब्रीडिंग पे आ जाते हो कि नया ब्लड आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आए, नया टैलेंट नहीं आ पाता, नए स्किल्स वाले लोग नहीं आ पाते, पुराने लोग ही बैठे रहते हैं। तीसरा क्या है, न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्स, और सारी पोजीशंस तो आप इंटरनली तो फुलफिल नहीं कर सकते, आपको एक्सटर्नली करनी पड़ती है, ठीक है ना। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ पढ़े हैं ना उनको पता चल गया कि यार 3 साल बाद वैसे भी प्रमोशन होनी है, तो वो आलसी होता है, लेथार्जिक होता है, उनको बोलते हैं छोड़ यार क्या करना काम। लेथार्जिक का मतलब है वो ना इतना एफर्ट नहीं डालते हैं, लेजी बिहेव करते हैं। और लास्टली, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। अगर देखो नया एम्प्लॉय आएगा ना तो उनके बीच में कंपटीशन है कि यार मेरी जगह ये नया बंदा ला रहे हैं, नहीं, उससे अच्छा ये है मैं अपने काम को बेटर करता हूँ ताकि ये नया बंदा ना पाए, ठीक है ना। उसकी वजह से कंपटीशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ना अगर नया बंदा नहीं आ रहा होगा तो मेरे को कंपटीशन की डर ही नहीं है कोई भी, तो मैं अपने नाम से काम करता रहूँगा। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स या लिमिटेशंस, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। दूसरा आता है एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पता है किनकी होती है, जो बेसिक बदली वर्कर्स होते हैं हमारे, जिनको हम लोग बोलते हैं लेबर, ठीक है। और क्या करते हैं, गेट के ऊपर ना वो पर्ची चिपका आते हैं, ठीक है, इसको हम लोग गेट रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं। गेट पे पर्ची चिपका दी आपको कि हाँ हमें इतने लोग चाहिए, तुम सब आ जाओ, लाइन में सब लोग खड़े हो जाते हैं, वो सब बोलते हैं कि अच्छा इनको रिक्वायरमेंट है, इधर खड़े हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। उधर उनकी बात, और ये बेसिकली होती है उन लोगों की जो लोग ना अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोग होते हैं, उनके लिए होती है। वो लोग उनके प्रीमिसेस के बाहर खड़े हो जाते हैं डेट और टाइम के ऊपर कि इस दिन इन्होंने बोला। ऑलराइट, ये कैजुअल वर्कर्स के लिए होते हैं जो डेली बेसिस पे इनको वेज मिलती है, आपको समझ आ गया जिसकी बात कर रहा हूँ मैं। और ये इनएक्सपेंसिव मेथड है, कोई कॉस्ट नहीं एडवर्टाइजमेंट की, सिर्फ एक पर्ची लिए चिपका दी नोटिस बोर्ड पे या बाहर। ऑलराइट, दूसरा कैजुअल कॉलर्स, जो बार बार फ़ोन करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में लोग, जो सीवी अपना भेजते हैं, फ़ोन करते हैं कि यार आपके कोई रिक्वायरमेंट है, आपको कोई चाहिए, तो ना वो बार बार करते हैं। तो इसके लिए कंपनी रिकॉर्ड बना लेती है। जब कंपनी रिकॉर्ड बना लेती है ना, कल को कंपनी में कोई पोजीशन वेकेंट होती है ना, तो इनको फ़ोन किया जाता है कि यार हमारे पास ये वाली वैकेंसी आ गई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो आप अप्लाई कर लो, रिक्रूट हो जाओगे आप। ये भी एक तरीका है। तो कैजुअल कॉलर्स के ऐसे करते हैं, रजिस्टर बना लिया कि यार ये बंदा हमको फ्यूचर में काम आएगा, इसको हम जब जॉब पोजीशन निकलेगी इसको फ़ोन कर लेंगे। तीसरा, एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है, क्या प्रोफेशनल जर्नल्स में निकाल दो, मैगजीन में निकाल दो, हमें जॉब की रिक्वायरमेंट है। इस जगह पे आपको वाइडर चॉइस मिलते हैं कि आपकी रीच कहाँ आप हो सकता है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ समझ लो दिल्ली में, मैंने जॉब निकाली, मेरा हो सकता है केरला से कोई बंदा अप्लाई कर ले, एडवर्टीजमेंट है ना,
ओपन एडवर्टीजमेंट दी हुई है, मैंने टीवी पे दिखा दिया, कहीं पर दिखा दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैगजीन, जहाँ जहाँ जाते हैं, पूरे दिल्ली से मुझे कॉल आ रहे हैं। पहले मेरे को सिर्फ एक एरिया से कॉल आ रहे थे, वहाँ पर एक चीज़ आ गई, वाइडर सिलेक्शन मिलता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, लेकिन इतने ज़्यादा रिस्पॉन्स आ जाते हैं, कभी कभी अनसूटेबल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर लेते हैं कि जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं, वो पढ़ते नहीं ध्यान से। कभी कभी होता क्या, लिखा होता है ना वहाँ पर, कभी लिखा होता है पर्सपेक्टिवली लिखा होता है पर्पसली कि रिक्वायर्ड फीमेल टीचर, तो मेल टीचर पढ़ते नहीं, वो भी अप्लाई कर देते हैं। तो पढ़ तो लो, तो फ्लड हो गया ना कितने कोई फालतू के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, वो भी चीज़ आ गई। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलाते हैं, वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के लिए नॉलेज रखते हैं कि यहाँ पर ना स्किल्ड, हमारे जो अनस्किल्ड लोग हैं और जो स्किल्ड लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी हो जाता है। ये क्या करते हैं, जैसे कोई वैकेंसी आती है उनको बताते हैं यहाँ पर जॉब निकले, तुम लोग अप्लाई कर लो, क्या हो सकता है तुम्हारा काम हो जाए। तो ये लोग वहाँ करते हैं। लेकिन इनका आजकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का इतना ज़्यादा रहा नहीं है सिनेरियो में सीन इनका। क्यों? क्योंकि इनके पास इतने ना अपडेटेड रिकॉर्ड्स नहीं रहते हैं, पुराने रिकॉर्ड रखे होते हैं इन्होंने, इनका ये नहीं लेटेस्ट रिकॉर्ड नहीं होता, ये चीज़ आ गई। उसके बाद प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से समझ लो क्या है। अगर हमको टॉप एग्जीक्यूटिव चाहिए ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, या भाई मिडिल एग्जीक्यूटिव, हाँ भाई एचआर डिपार्टमेंट का हेड चाहिए, तो इनके लिए ये लोग काम आते हैं। ये क्या करते हैं, ये फीस चार्ज करते हैं, इसके बदले ना ये ना लोगों हमारी एडवर्टीजमेंट खुद देते हैं कि हाँ भैया वहाँ पर एक जॉब की रिक्वायरमेंट है, तुम्हारे पास, हमारे पास काफ़ी रिकॉर्ड हैं, तो हम आपको एम्प्लॉयज़ के बारे में बता देंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं। कि प्रोस्पेक्टिव मतलब कि जो इंटेलिजेंट, जो हमारे स्किल से मैच करते हैं, हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं, उन लोगों के बारे में बता देगा ये। जैसे बताया, फ़ोन किया, और ये कभी कभी ऑफ़र भी दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा कहीं पर काम कर रहा है, उसको महीने का ₹1,00,000 मिल रहा है ना, उसको ये बोलेंगे हम यार वहाँ पर तेरे को 1,10,000 मिल जाएगा, 1,20,000, वहाँ छोड़ के यहाँ आ जा। ये भी करते हैं हमारे लोग, बस ये बदले में फीस चार्ज करेंगे। ऑलराइट, फिर एडवर्टीजिंग थ्रू टेलीविजन, टीवी के ऊपर ऐड देना कि वाइडर रीच हो जाए, सबको पता चल जाए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल जाता है इस चीज़ से। फिर कैंपस रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट होती है कॉलेज, स्कूल, कॉलेजेस में जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, डिग्री के बाद आती है जो कंपनी आती है, वहाँ से उठा के लेके जाते हैं इंटरव्यू। इसलिए काफ़ी कंपनी उनके साथ लाइजन में होती है, टाइप में होती है कि हाँ भाई हम आएंगे, हम नया टैलेंट, नया स्किल वाले बंदे उठा लेंगे वहाँ से, ये चीज़। उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कि हाँ भैया उन्होंने रेकमेंड कर दिया, एम्प्लॉयज़ ने कि रेकमेंड कर दिया उन लोगों ने कि हाँ भैया एप्लीकेंट जो हैं पुराने हमारे पास लोग हैं, उन्होंने हमें रेकमेंड किया कि आप इसको, सर मेरा कज़न है, मेरा दोस्त है, उसके पास ये वाला स्किल है, उनको रेकमेंड कर देते हैं वो लोग। तो उन लोग उस जगह पे हमें फ़ायदा क्या होता है, हमको पता होता है क्योंकि हाँ यार इसका भी दोस्त है या इसको पता होगा, और हमको भी समझ आता है कि यार ये बंदा ऑब्वियस वजह से स्किल होगा तभी इसके बारे में रेकमेंड किया, ऐसे कोई बंदा रेकमेंड नहीं कर रहा। वहाँ पर हम लोग को थोड़ा दिमाग कम लगाना पड़ता है कि हाँ भैया कि वो सफिशिएंटली बैकग्राउंड उसका नोन होता है बंदे को। उसके लिए हम लोग सिर्फ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं छोटी सी, कि हाँ भैया कंपनी, और उसके लिए प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करनी पड़ती है हम लोग को, वो बताऊँगा सिलेक्शन प्रोसीजर में इसका मतलब, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ये लोग कौन होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे थे, इनके पास बहुत लेबर होता है। अगर कल को लेबर चाहिए होता है इनके पास चल जाओ ना, ये आपको एट ए टाइम ना काफ़ी ज़्यादा लेबर सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनका नुकसान क्या, कल को अगर ये काम छोड़ते हैं ना, इनके पीछे पीछे जो लोग इनके साथ आए हैं ना लेबर वाले, वो भी काम छोड़ देते हैं, बोलते हैं यार ना चलो, ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। और लास्टली वेब पब्लिशिंग, जो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे सारी जॉब्स आ रही हैं, इंटरनेट पे लोग जॉब्स देते हैं, वाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है, काफ़ी ज़्यादा हम लोग चूज़ कर सकते हैं वाइड पूल से। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखोगे, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से 6 तो मिनिमम याद कर लो। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आसान है, कैजुअल कॉलर आसान है, एडवर्टीजमेंट आसान है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट 2 तरीके से, कैंपस रिक्रूटमेंट आसान है, वेब पब्लिशिंग आसान है, ये याद कर सकते हो आप लोग। अब इसके भी मेरिट और डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं हम लोग। मेरिट क्या है? सबसे पहले हम लोग क्वालिफाइड और ट्रेंड पीपल को बुला सकते हैं कि अप्लाई करो वेकेंट जॉब्स के लिए, हमारे पास क्वालिफाइड ट्रेंड पीपल आ गए। दूसरा, वाइडर चॉइस मिलती है हम लोगों को सिलेक्शन के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के अंदर, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे पास अप्लाई करते हैं, काफ़ी बड़ी चॉइस होती है हमारे पास। तीसरा, नया ब्लड आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब नया टैलेंटेड लोग आएंगे जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन फील होगा, बेटर परफॉर्म करेंगे सारे। और लास्टली, कंपटीशन की वजह से लोग ज़्यादा हार्डली काम करते हैं, हार्डवर्क ज़्यादा करते हैं ताकि हमारा काम भी अच्छे से हो। लेकिन सर नुकसान तो है। पहला नुकसान क्या, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के अंदर डिससेटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन आ जाती है भैया, कि हमको छोड़ के नया बंदा क्यों ले आए ये लोग, हम तो थे इनके पास। इस वजह से वो लोग डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। दूसरा, लॉन्ग टाइम लगता है, क्योंकि लोग अप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास आएंगे, पूरा प्रोसीजर है लंबा, 8-9 स्टेप हमने पढ़े हैं। और लास्टली, कॉस्टली प्रोसीजर है भैया,
टीवी पे ऐड देना आसान थोड़ी है, वो भी चीज़ें करनी पड़ेंगी ना। तो दिस वॉज योर रिक्रूटमेंट, पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है सिलेक्शन और एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन अगर यहाँ तक पहुँच गए हो, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ एक लाइक कर दो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ये बैच जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, इसका सबको बेनिफिट दो भाई, ये सेल्फिश होने का टाइम नहीं है, इसको शेयर करो जितना अपने दोस्तों कर सकते हो, ठीक है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ। अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो, ठीक है जी। तो गुड बाय।